तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज, है ना, चैप्टर 6, एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 त्रिभुज, जो कि इंग्लिश में ट्रायंगल है ना। उसमें हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे कि सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी, और दूसरा जो कि न्यू है 10 क्लास में स्टार्टिंग है समरूपता। क्या है ये, क्या है इसका डेफिनेशन देखते हैं। जब दो त्रिभुज के संगत कोण तथा संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है ना। तो अब संगत कोण क्या होता है, जैसे ये ए बी है, ए बी का संगत भुजा पी क्यू है ना, बी सी का संगत भुजा क्यू आर और ए सी का संगत भुजा पी आर। इसी तरह से जब संगत कोण का बारे बात हो तो एंगल ए का संगत कोण पी, एंगल बी का संगत कोण क्यू और एंगल सी का संगत कोण होगा एंगल आर। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ दूं कि जब दो त्रिभुज के संगत कोण तथा संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग सर्वांग समता कहते हैं। जिससे नीचे देखो मैंने दो त्रिभुज बनाया, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल ए बराबर एंगल पी के। ये बराबर का मतलब क्या हुआ, बराबर का मतलब हुआ कि अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का है, अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का है, अगर ये 70 का है तो ये भी 70 का है। ठीक है, तो बराबर का मतलब समझ में आ गया। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर है एंगल बी का संगत कोण एंगल क्यू है और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों त्रिभुजों का जो भुजा है ना वो भी आपस में बराबर है। ए बी बराबर पी क्यू, ए बी का संगत कोण पी क्यू, बी सी का संगत कोण जो है ना क्यू आर संगत भुजा और एसी का संगत भुजा पी आर। तो ये 6 चीज़ें जो है ना, कोई भी दो आकृति या दो त्रिभुज जब दो त्रिभुज सर्वांग समता होगा तो उसके 6 चीज़ें आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, भुजाओं का बराबर का मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर का है ए बी भुजा का अगर लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी 2 सेंटीमीटर होगा। इस बी सी का अगर मान लो 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है तो ये क्यू आर भी मेरा 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो ठीक उसके बाद हम लोग समरूपता का बात करेंगे जो कि 10 क्लास से स्टार्टिंग है। इसमें क्या लिखे हम, जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर, देखो संगत कोण ए का बराबर पी है, बी का बराबर क्यू है और सी का बराबर आर है, तो संगत कोण बराबर है तथा उनके भुजाएं तथा उनके इन दोनों त्रिभुजों के जो भुजाएं हैं वो अनुपात में बराबर हो। ठीक है, दोनों ही सर्वांग समता और समरूपता में जो है कोण बराबर होते हैं, लेकिन इनमें इस चीज में जो है ना भुजाएं बराबर होती है और इनका भुजाएं अनुपात में बराबर होती है। वो क्या है उसको समझो। तो ये कोण मैंने दिखाया, एंगल ए बराबर है इसके संगत कोण पी के, है ना, इसका दूसरा त्रिभुज पी के, बी बराबर है क्यू के और एंगल सी बराबर एंगल आर के। लेकिन इनके जो भुजाएं हैं समरूपता में इनके जो भुजाएं हैं वो अनुपात में बराबर हैं। ए बी का संगत भुजा पी क्यू तो ये अनुपात में है, ये बराबर होगा BC का संगत भुजा क्यू आर और AC का संगत भुजा पी आर। इनके अनुपात जो है आपस में बराबर होते हैं। उसका क्या मतलब है समझो। अगर AB और PQ अनुपात में 1/2 है, क्या है समझो, ये मान लो 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा मैं कुछ और नंबर ले रहा हूँ, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये उसका डबल 4 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी जो है ना जितना होगा उसका ये क्यू आर जो कि संगत भुजा है उसका डबल होना चाहिए। ये ऐसी जितना लंबाई है उसका पी आर जो कि संगत भुजा है ये पी आर उसका डबल होना चाहिए। मतलब क्या कि ये 2 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर डबल है ना, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है तो इसका डबल ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अगर ये ए सी मेरा 4 सेंटीमीटर है तो ये मेरा पी आर कितना होगा, इसका डबल 8 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कि ए बी मेरा 2 सेंटीमीटर, पी क्यू मेरा 4 सेंटीमीटर बराबर BC मेरा 3 सेंटीमीटर और QR मेरा 6 सेंटीमीटर और AC मेरा 4 और PR मेरा 8 सेंटीमीटर। जब इसको काट देंगे तीनों को, 2 के 2, 2 दूने 4, 3 के 3, 3 दूने 6, 4 के 4, 4 दूने 8, तो सब जो है ना आपस में बराबर है 1/2 के। मतलब कि इसके जो संगत भुजाएं है ना वो अनुपात में डबल है। ठीक है, और ये तीनों ही, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो समझ में आ गया, जब दो त्रिभुज के संगत कोण जो है ना बराबर होगा, जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होगा तथा उनके भुजाएं अनुपात में बराबर हो। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, तो अभी इसको हम मिटाएं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैंने बहुत ही अच्छा से लिखा है। ठीक है, मेरा ये अपना डेफिनेशन है जो कि मिलेगा नहीं, तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो इसको। मिटाएं अभी।
अब देखो सर्वांग समता के कुछ मैंने पिक बनाया, ठीक है, आकृतियाँ बनाया, और यहाँ पे समरूपता को समझाने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए आपका डाउट, मैंने यहाँ पर कुछ जो है ना आकृतियाँ बनाया, ठीक है। तो देखो सर्वांग समता का अगर हम बात करें तो क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR और त्रिभुज CDF सर्वांग समता होगा? जी, क्या ये तीनों त्रिभुज सर्वांग समता होगा? आंसर होगा ये तीनों त्रिभुज सर्वांग समता नहीं है। क्यों नहीं है? आप जो है ना सिंपल याद रखना कि जो सर्वांग समता होते हैं ना, जो सर्वांग समता होते हैं उनका आकार और माप जो है ना बराबर होते हैं। क्या है? जो सर्वांग समता होते हैं, जो आकृतियां सर्वांग समता होते हैं, उनके आकार और माप, आकार बोले तो शक्ल, ठीक है, ये कौन सा शक्ल का है त्रिभुज, ये कौन सा शक्ल का है वृत्त, ये कौन सा शक्ल का है, ये है मेरा वर्ग है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इनका जो शक्ल है वो ये और ये बराबर है, ये तीनों का जो है ना एक ही शक्ल है, शक्ल क्या है त्रिभुज है, ठीक है। और इनका जो माप है, इनका जो माप है लंबाई चौड़ाई है ना, तो वो जो माप है ना, तो ये देखने में बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसी तरह से ये 2 सेंटीमीटर वाला है माप में, ये 1 सेंटीमीटर वाले माप का है, ये 2 सेंटीमीटर वाले माप का है, ठीक है। तो त्रिभुजों का या कोई भी आकृतियों का सर्वांग समता होने के लिए उनका आकार और माप बराबर होना चाहिए। क्या इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का आकार सेम है? क्या इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का आकार बराबर है, मतलब कि साइज, क्या ये दोनों त्रिभुज के साइज बराबर है? नहीं, तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांग समता नहीं होगा। तो क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर है? आपस में इनका आकार बराबर है? देखो ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, आकार तो है यार, आकार तो बराबर है, साथ में क्या इसका माप बराबर है? क्या इसका माप बराबर है? तो देखने में देखो, मान लो कि ये इस त्रिभुज को हम अगर इस त्रिभुज के ऊपर रख देंगे, इस त्रिभुज को हम अगर इस त्रिभुज के ऊपर रख देंगे तो ये पूरी अगर ढक जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग समता है। टू कॉपी है ना, कोई भी एक सिक्का है, कोई भी एक 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है, दूसरा 5 रुपये का सिक्का जो है उसके ऊपर रख दो तो नीचे वाला जो सिक्का है वो पूरी ढप जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों मेरा सिक्का सर्वांग समता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या इस त्रिभुज के ऊपर इस त्रिभुज को रखेंगे तो ये नीचे वाला ये वाला त्रिभुज ढकेगा? नहीं ढकेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये त्रिभुज जो है ना दोनों आपस में सर्वांग समता नहीं होगा। साथ में देखो मैंने वृत्त बनाया, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, मतलब कि दोनों का आकार तो है, आकार है ना, आकार तो है कि भाई दोनों वृत्त है। क्या इसका माप बराबर है? ये भी 2 सेंटीमीटर वाले का त्रिभुज है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, ये भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो वृत्त है ना, ये जो दोनों वृत्त है इसका साइज भी सेम है और इसका शेप भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वृत्त जो है ना मेरा सर्वांग समता। समरूपता का अगर बात करें तो ये तीनों ही त्रिभुज आपस में समरूपता होगा, है ना। इसमें क्या होता है, आकार बराबर होता है, आकार तो बराबर होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो माप होता है ना वो बराबर हो भी या नहीं भी हो भी या नहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो समरूपता होता है उनका आकार तो बराबर होगा, यानी उनका जो शक्ल है ना वो तो देखने में, अगर ये त्रिभुज है तो इसका समरूप होने के लिए वो भी दूसरा वाला भी त्रिभुज ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और इसका जो दूसरा है ये एक वृत्त है, इनका शक्ल देखो, इनका आकार देखो, ये त्रिभुज है और ये वृत्त है, तो हम इन दोनों को समरूपता कभी नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या लिखा, आकार बराबर होना चाहिए, ठीक है, आकार बराबर होना चाहिए। तो ये त्रिभुज है और ये वृत्त है, तो ये दोनों जो है ना आपस में कभी समरूप नहीं हो सकता है। तो मैंने देखा कि ये 3 त्रिभुज मैंने बनाया और इनका ये जो तीनों त्रिभुज है ना ये सेम आकार का है, यानी कि त्रिभुज है। इसका जो माप है ये बड़ा छोटा है ना, ये छोटा, ये थोड़ा उससे बड़ा है, ये बिल्कुल भी छोटा है, बिल्कुल ही छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। ये मैंने 4 वृत्त बनाया, 2 सेंटीमीटर वाला, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो इनका जो साइज है, इन चारों वृत्त का जो साइज है वो अलग अलग है, लेकिन इनका जो आकार है ना वो तो बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं कि चारों ही वृत्त मेरा समरूपता है। मगर ये चारों वृत्त जो है ना मेरा सर्वांग समता नहीं हो सकता। सर्वांग समता का मतलब होता है कि उनका आकार और उनका माप दोनों ही बराबर हो, है ना। समरूपता का मतलब कि उनका आकार तो बराबर होगा, उनका माप बराबर हो भी या नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 वर्ग बनाया जो कि तीनों ही का साइज अलग अलग है, साइज बोले तो माप जो है ना उसका अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग समता तो नहीं हो सकता, मगर ये समरूपता हो सकता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो भी डाउट है अभी तक, उम्मीद करता हूँ डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर डाउट है भी भूले हट के, ठीक है, तो सारे ही क्लियर हो जाएगा। बुक कहाँ है,
तो जो एक्सरसाइज 6.1 अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। 6.1 के सारे ही क्वेश्चन अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्द का चुनकर खाली स्थानों को भरिए, ठीक है। तो नंबर 1, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो आंसर क्या होगा समझते हैं, ठीक है। सभी वृत्त, बहुत सारे वृत्त हैं, देखो ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, मैंने 4 वृत्त बनाया, ठीक है। तो क्या ये चारों वृत्त समरूप होगा? क्या ये चारों वृत्त सर्वांग समता होगा? सर्वांग समता का मतलब क्या पढ़े थे हम लोग कि उनका जो आकार है, उनका आकार और उनका माप, आकार बोले तो शेप और माप बोले तो साइज जो है ना मेरा बराबर होना चाहिए, है ना। ये मेरा सर्वांग समता का। और समरूप का जो है ना आकार बराबर होना चाहिए और माप जो है ना बराबर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर हो गया तो कोई बात नहीं, वो सर्वांग समता के साथ साथ समरूपता भी होगा, ठीक है। तो समझो, तो क्या ये चारों वृत्त का आकार सेम है, इसका शेप जो है ना सेम है? क्या ये चारों वृत्त का माप बराबर है? क्या ये चारों वृत्त का साइज बराबर है? तो बड़ा छोटा है ना, देखने में ये बड़ा छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इनके माप बराबर नहीं है तो ये सर्वांग समता नहीं, समरूपता होगा। क्या होगा यहाँ पर मेरा आंसर? समरूपता। सभी वृत्त मेरा समरूपता होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, सभी वर्ग, सभी वर्ग, वर्ग बोले तो कुछ इस तरह से होता है, सभी वर्ग, ये देखो मैंने 3 वर्ग बनाया, ठीक है। तो सभी वर्ग होते हैं सर्वांग समता या समरूप, तो ये जो है ना क्या होगा? समरूप होगा। सर्वांग समता का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि इनका साइज बराबर नहीं है, तो ये सर्वांग समता नहीं होगा। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सिंपल में 2 कॉपी। क्या इसका ये 2 कॉपी है? नहीं है। मान लो कोई भी कागज़ का हम जब कॉपी कराते हैं, जेरोक्स कराते हैं, तो उनका सेम ही निकलता है ना। इस अगर कागज़ का मैं जेरोक्स करूँ, ये अगर मैं इस कागज़ का जेरोक्स करूँगा तो इतना ही बड़ा निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो यही मेरा जो है ना, आप सर्वांग समता को समझने के लिए आप सीधा जो है ना जेरोक्स की दुकान में अपना माइंड को ले जाइएगा, ठीक है। तो ठीक, ऑप्शन नंबर 2 भी क्लियर। उसके बाद सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी ऑप्शन कुछ मिस्टेक हुआ होगा, हाँ, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ पे हैं सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब वो कौन सा त्रिभुज है जो समरूप होते हैं, है ना। इसमें 3 त्रिभुजों का जिक्र हुआ है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब वो त्रिभुज जिनके तीनों भुजा समान हो, तीनों भुजा समान हो। ये मैंने त्रिभुज बनाया ABC, इसका ये भुजा अगर 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो हम इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिनके 2 भुजा समान हो, वो त्रिभुज जिनके 2 भुजा समान हो। ये मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है। इनका ये और ये भुजा समान है मगर ये भुजा समान नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये कुछ अलग होगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो ये होता है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद है मेरा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में सब अलग अलग होता है, तीनों भुजा मेरा जो है ना अलग अलग, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो जिन त्रिभुजों के तीनों भुजा जो है ना अलग अलग हो, असमान हो, तो उसको विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के 2 भुजा समान हो तो उसको समद्विबाहु। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में समान हो तो उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज मेरा समान समरूप होगा, ठीक है। तो देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चेक करें समद्विबाहु को। मैंने बहुत सारे, सभी बोला तो बहुत सारे समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, ऊपर के 2 लाइन मिटा दूं, तो मैंने बहुत सारा समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज जो कि ये और ये बराबर हैं, ये मेरा समद्विबाहु जो कि ये और ये बराबर हैं, ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज जो कि ये और ये बराबर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ समरूप के बारे में बात हो रहा है ना, हाँ समरूप। तो कोई भी
आकृतियां समरूप होने के लिए उनका जो कोण होता है ना, उनका जो कोण होता है वो बराबर होना चाहिए। तो देखो इन मैंने 3 जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, तो इन तीनों त्रिभुजों के ये कोण और क्या ये कोण बराबर है देखने में। देखो ये मेरा सबसे छोटा है, ये मेरा सबसे छोटा है, उसके बाद ये उससे बड़ा है, उसके बाद ये जो है ना दोनों से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 20 है तो ये मेरा 30 होगा और ये मेरा मान लो 60 है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों त्रिभुजों के तीनों कोण जो है ना आपस में बराबर नहीं है। इनका संगत कोण है ना, इनका संगत कोण ये, इनका संगत कोण ये कोण और ये कोण, तीनों कोण में डिफरेंट है, बड़ा छोटा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना वो समरूप तो नहीं हो सकता। इसी तरह से विषमबाहु त्रिभुज मेरा समरूप नहीं हो सकता। विषमबाहु त्रिभुज हम कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना दिए विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, ऐसे बना दिए विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में भी जो है ना कोण इसका समान नहीं हो रहा है। लेकिन जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो 60 का होता है और ये तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। तो हम समबाहु त्रिभुज बड़ा बनाए या छोटा बनाए या कैसे भी बनाए, उनका जो कोण होगा वो तो 60 का ही होगा। उनका जो कोण होगा वो तो तीनों कोण 60 का ही होगा और उनका भुजा आपस में समान होगा। भुजा समान ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समरूपता के लिए इनका जो कोण है वो बराबर होना चाहिए, जो कि इन तीनों ही त्रिभुज के, तीनों ही समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका कोण बराबर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला ऑप्शन, भुजाओं के समान संख्या वाले, भुजाओं के समान संख्या वाले बहुभुज होते हैं। बहुभुज का मतलब कोई भी त्रिभुज, मान लो 2 या 2 से अधिक भुजा के बने आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो बहुभुज का मतलब हुआ कि कोई भी आकृति, वो चतुर्भुज भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, ठीक है, या पंचभुज भी हो सकता है। तो मैंने त्रिभुज ले लिया। ठीक है, समान संख्या वाले, भुजाओं के समान संख्या वाले, समान संख्याओं का मतलब हुआ कि अगर ये 2 सेंटीमीटर तो इसका भी 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो इसका भी 4 सेंटीमीटर। भुजाओं के समान संख्या वाले 2 बहुभुज होते हैं यदि उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपात में बराबर हो। भुजाओं के समान संख्या वाले 2 बहुभुज, कुछ छोटा है, 2 बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, भुजाओं के समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होगा। कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, मान लो कोई त्रिभुज है और उनका समरूप होने के लिए उनका जो कोण होगा वो बराबर होगा और साथ में जो उनका भुजा होगा ना वो अनुपात में बराबर होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, भुजाओं के समान संख्या वाले 2 बहुभुज होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होगा। मैंने यहाँ पे जो है ना 60 लिया तो ये भी 60 का होना चाहिए, तथा उनकी संगत भुजाएं, जो भुजाएं होगी ना वो अनुपात यानी समानुपाती में बराबर हो। ठीक है, इतना तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्न युग्म के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियाँ उदाहरण देना है। कोई भी आकृति बना रहे हैं जिनका आकार यानी शेप सेम हो, ये दे दिए समरूप आकृतियाँ, ये दे दिए। ठीक है, जो समरूप नहीं है मतलब एक वर्ग बनाया, दूसरा बनाया त्रिभुज। ठीक है, जो कि समरूप के लिए मेरे को क्या चाहिए, आकार बराबर चाहिए, लेकिन इसका माप बराबर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने समरूप बनाया जो कि दोनों का आकार सेम है और इसका जो माप है वो साइज में बड़ा भी छोटा भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो समरूप नहीं है, एक ये बनाया त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसी तरह से आप कितने भी ले सकते हैं। एक मैंने दोनों का देखो ना, क्या ये दोनों आकृतियाँ मेरा समरूप होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि ये इनका जो आकार है ये चरकुट्ठा है और इनका ये 3 कुट्ठा है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो आकार है वो समान नहीं है, तो ये समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या, बताइए कि निम्नलिखित आकृतियाँ समरूप है या नहीं। क्या ये दोनों आकृति मेरा समरूप है? समरूप का डेफिनेशन क्या है कि उनका कोण बराबर होना चाहिए, उनका कोण बराबर होना चाहिए। तो देखो, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है? क्या ये वाला कोण बराबर है? क्या ये इसके बराबर है? क्या ये इसके बराबर है? ये 90 का कोण बना रहा है, जबकि इसमें 90 का कोण नहीं बना रहा। दूसरा, अगर इसके भुजाओं की बात करें तो इनका जो भुजा है ना ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 है, मतलब कि डबल, इसका ये डबल, इसका संगत भुजा डबल, इसका संगत भुजा डबल, ये तो ठीक है। लेकिन जब हम कोण देखेंगे ना तो इनका कोण जो है ना बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियाँ मेरा समरूप नहीं है। ठीक है, चलो आगे। अभी हम लोग देखेंगे
6.2। तो बच्चा लोग 6.2 देखने से पहले हम लोग 6.2 एक्सरसाइज 6.2 देखने से पहले हम लोग उसके जो प्रमेय है ना उसको थोड़ा देखते हैं। प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी दिए गए त्रिभुज के, यदि किसी दिए गए त्रिभुज, ये मेरा एक त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, ठीक है, यदि किसी दिए गए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई एक भुजा है ये बी सी है, इसके समांतर डी ई मेरा जो है ना एक भुजा खींचा जो कि ए बी को बिंदु डी और ए सी भुजा को बिंदु ई पर जो है ना प्रतिच्छेद किया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि किसी दिए गए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले एक रेखा खींची जाए, ये मैंने रेखा खींच दिया जो कि ए बी को और ए सी को जो है ना भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अन्य दो भुजाएं देखो ए डी बाई डी बी ये बराबर होगा ए ई बाई ई सी। कब होगा, जब मेरा बी सी के समांतर डी ई खींचे, कोई एक त्रिभुज था और उस त्रिभुज में हम बी सी के समांतर जब डी ई खींचा, बी सी के समांतर डी ई खींचा, तो उस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा कि ए डी, ये ए डी बाई डी बी, ए डी बटा डी बी ये बराबर होगा ए ई बाई ई सी, है ना। अगर ये अनुपात में दोनों भुजाएं बराबर होती है, इतना सिंपल याद रखो, ठीक है। उसी तरह से और मैं बताऊं कि इस त्रिभुज में हम ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी ये मेरा प्रमेय 6.1 से लिया, ठीक है। प्रमेय 6.1 से कोई भी त्रिभुज में अगर उनके किसी एक भुजा के समांतर दूसरी एक समांतर रेखा खींची गई हो तो उनके जो भुजाएं है ना वो अनुपात में बराबर होते हैं। या अथवा में हम क्या लिखे, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी या ए ई बाई डायरेक्ट ए से सी, ठीक है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन जब करेंगे ना तो इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए हम पहले ही इसको लिख दिए, ठीक है। आप जो है ना इसको फटाफट से लिख लो, ये मेरा प्रमेय है, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बढ़िया से लिखना, ठीक है। तो जो देखो 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने लिख के रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति ए और बी, दो आकृति दिया है, ठीक है आपको। ये एक आकृति है, ये एक आकृति है जिसमें डी ई समांतर बी सी है, डी ई समांतर बी सी और इसमें भी डी ई समांतर बी सी है। तो ए में ई सी और बी में ए डी ज्ञात कीजिए, ए में ई सी और दूसरा में मेरा ए डी ज्ञात करना है। तो वही हम प्रमेय यूज करेंगे, इसमें मेरे को ई सी ज्ञात करना और इसमें मेरे को ए डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम अभी इससे पहले प्रमेय पढ़े, और प्रमेय क्या पढ़े थे, जब भी कोई त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा हो तो उसको हम अनुपात में बराबर कर देंगे, ए डी बाई डी बी बराबर होगा ए ई बाई ई सी, ठीक है। ये प्रमेय हम लोग 6.1 से पढ़े। तो इस तरह से ए डी मेरा यहाँ पे 1.5 और डी बी मेरा 3 है, बराबर ए ई मेरा 1 है और ई सी मेरे को नहीं पता, ठीक है। क्रॉस इंटू कर देंगे, ई सी 1.5 ई सी बराबर 3, तो ई सी ये इंटू का रूप में उधर जाके बटा में जाएगा 1.5, ये पॉइंट हटा तो ऊपर जो है ना इंटू में 0 लग गया एक। तो इस तरह से 30/15 यानी 15 दूने 30, यानी मेरा ए सी आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से ये ए डी, वही ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। ए डी मेरा नहीं पता, चलो इसको इसे रहने दो। डी बी मेरा 7.2 बराबर ए ई मेरा 1.8 और ई सी मेरा 5.4। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या हुआ, ए डी बाई 7.2 बराबर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 18/54 हुआ। इसको काट दो, 18 के 18, 18 3 54, यानी कि मेरा ए डी बाई 7.2 बराबर 1/3 बचा। ये नंबर ए डी का बटा में है, उधर जाके इंटू हो जाएगा, ठीक है। या तो आप सिंपल काट भी सकते हो, नीचे नीचे ऊपर ऊपर। तो ए डी बराबर 1/3 इंटू 7.2, तो 3 दूने 6 पॉइंट और ये एक इधर 12 बन गया, तो 3 छक 12। तो मेरा ए डी निकल के आया, ए डी मेरा निकल के आया 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल जो है ना हम फॉर्मूला यूज़ किए और फॉर्मूला में मान दिया हुआ था, मान रखते गए और क्रॉस इंटू कर दिया और क्रॉस इंटू के बाद मेरा सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। ये था मेरा बहाना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़ो। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, किसी त्रिभुज पी क्यू आर हम बना लिए कि भुजाओं पी क्यू तथा पी आर को क्रमशः बिंदु ई तथा एफ पर स्थित है। पी क्यू पर जो है ना बिंदु ई और पी आर पर बिंदु एफ जो है ना स्थित है।
निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है, क्या EF समांतर QR है, ये EF समांतर QR है। ऑप्शन नंबर 1 दिया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो तीनों ही ऑप्शन को जो है ना हम प्रमेय 6.1 को लेकर चेक करेंगे और उसको चेक करने के बाद अगर उनका अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज PQR जो है ना ऑप्शन नंबर 1 पे, ऑप्शन नंबर 2 पे, ऑप्शन नंबर 3 पे जो है ना मेरा समांतर है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन नंबर 1 को हम चेक करते हैं। तो सिंपल PE भाई क्या होता है, हल PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। ठीक है, अभी यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर 1 में दिया PE 3.9, चलो यहाँ पे लिख दें 3.9 बटा EQ मेरा 3 बराबर PF 3.6 से बटा 2.4। चलो इसको काटते हैं, 0 कैंसिल, नीचे 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यह हुआ मेरा 29 बटा 30 और यह बन गया मेरा 36 बटा 24। इसको काट दो, आप किसका पहाड़ा में काटोगे, 6 4 24, 6 5 30 है ना, इसे भी काट सकते हो। तो यहाँ से तो ये नहीं कटेगा, तो 4 1 4, 4 9 36, तो बचा 39/5 बराबर 9 बटा 1। तो 3 का पहाड़ा में ऊपर ऊपर काट दो, 3 3 के 9, 3 के 3, 3 दूने 6, 3 के 3, अरे यार 3 3 के 9 होगा, यानी मेरा बचा क्या, यहाँ से बचा मेरा 13/5 बराबर, यहाँ से बचा मेरा 3/1, जो कि इनका जो अनुपात है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि हम लिख देंगे ये बराबर नहीं है, अतः EF समांतर QR नहीं होगा। अगर इनका अनुपात बराबर हो जाता, अगर इनका अनुपात मान लो ये 13/5 आया ना, उस साइड भी अगर 13/5 होता तो हम कह सकते थे कि इस त्रिभुज के ऑप्शन नंबर 1 के कंडीशन में EF QR के समांतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं हम लोग फटाफट, वही हैं ये पॉइंट कैंसिल, तो ऊपर एक 0 लग गया, तो 40/45 बटा 8/9, ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा 4 8 5 8 40 और 5 9 45, यानी 8/9 बराबर 8/9, दोनों ही मेरा बराबर है, अतः EF समांतर QR है। ऑप्शन नंबर 2 के कंडीशन में जो है ना मेरा EF समांतर QR है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम लोग बनाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर, तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा था कि दी गई आकृति में यदि LM समांतर CB, LM समांतर CB, ये जो है ना दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तथा LN समांतर CD, LN समांतर CD हो, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि AM बाई AB का अनुपात बराबर होगा AN बाई AD। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था। तो हमने जो है ना फिर इसका प्रमाण शुरू किया, यहाँ पे सिद्ध शुरू किया। त्रिभुज ABC में, इसको भूल जाओ। ठीक है, इस पार्ट को अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। त्रिभुज ABC, तो मैंने त्रिभुज ABC में चूंकि LM समांतर CB दिया है ना, तो हमने क्या किया, AM बाई MB, इसका अनुपात बराबर होगा AL बाई LC। ठीक है, ये मैं कहाँ से यूज़ किया, ये हम 6.1 का प्रमेय से यूज़ किया। ठीक है, जब भी कोई त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई त्रिभुज दिया हुआ रहता है तो उनका दोनों साइड का जो भुजा है वो अनुपात में बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से AM बाई MB बराबर AL बाई LC लिया 6.1 प्रमेय का यूज़ करते हुए। तो फिर उसके बाद हमने उसी टाइम बताया था कि AM बाई MB को नहीं लेकर AM बाई डायरेक्ट AB, उसी तरह से AL बाई डायरेक्ट AC लिया, ये मेरा समीकरण 1 हुआ। ठीक है, मैंने उसी टाइम बताया था। उसके बाद त्रिभुज ADC में फिर से वही काम किया कि चूंकि LN समांतर CD दिया है तो AN बाई ND का अनुपात बराबर है AL बाई LC। इसी को जो है ना AN बाई AD हम डायरेक्ट AN बाई AD यूज़ किया और AL बाई AC यूज़ किया, और इस तरह से मेरा समीकरण 2 मिला। और समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है। चूंकि दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो मैंने दोनों के लेफ्ट हैंड साइड यानी AM बाई AB बराबर दिखा दिया AN बाई
AD, और इस तरह से मेरे को ये प्रूव करने बोला था। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और सरल सा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर 3-4 बार बनाइए, बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं भी आया तो आप जो है ना 2-3 बार कॉपी में लिख दो, आपका जो है ना माइंड में फिट हो जाएगा। 6.3, ठीक है, तो मैंने 6.2 के बाकी क्वेश्चन नहीं बनाया। ठीक, बाकी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब यही है कि वो क्वेश्चन यार आएगा ही नहीं, तो झूठ मूठ का वीडियोस का लेंथ बढ़ा करके या आपके साथ टाइम वेस्ट करके जो है ना फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए जो है ना त्रिभुज ये एक्सरसाइज 6.2 के मैंने वही क्वेश्चन किया जो कि आने के चांसेस है। एक तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, और वहाँ से आपका सब्जेक्टिव नहीं पूछता है, तो इसीलिए आपको उतना सारे ही क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही करिए। मुझे पूरा गारंटी है कि त्रिभुज चैप्टर से जो 10 नंबर आने का है ना, वो 10 नंबर तो आप पूरा ही पूरा जो है ना समेट लोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग 6.3 को देखते हैं। और 6.3 को समझने से पहले कुछ मैं बताता हूँ बेसिक में। तो देखो 6.3 को समझने से पहले जो समरूपता कसौटी है, जो समरूपता कसौटी है उनको जानना जरूरी है। ये क्या होता है समरूपता कसौटी? हम लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा था कि सर्वांग समता के नियम 5 होते हैं। क्या क्या होते हैं? नंबर 1 ASA, AAS, SAS या SSS और RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, एंगल साइड एंगल, एंगल मतलब क्या होता है? कोण। एंगल मतलब कोण होता है, कोण जानते हैं, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। और S फॉर साइड, साइड का मतलब होता है भुजा। हम जानते हैं भुजा क्या होता है, AB एक भुजा है, BC एक भुजा, इसी तरह से AC एक भुजा है। तो एंगल साइड एंगल यानी कि कोण भुजा कोण, ये मेरा सर्वांग समता का होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि समरूपता का जो है ना ये 5 नहीं 3 होता है। 3 क्या क्या होता है? एक होता है A S S S और एक होता है SMS। इसको याद रखने के लिए आप सिंपल जो है ना समझो ये आशा है, कोई लड़की है, ठीक है, और ये आस है ना, और ये मेरा सास है। ठीक, तो SAS सास और उसके बाद SSS और RHS, इस तरह से आप याद रखो। यहाँ पे सिर्फ सास है। ठीक, हम लोग का जो समरूपता कसौटी है उसमें सिर्फ सास है, सास का बेटी आशा नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो उसको बुलाने की जरूरत नहीं कि आस बोल के, है ना। बाकी RHS नहीं, SSS होता है, ये AA होता है। कभी कभी ये जो AA है ना, ये मेरा अगर 2 ठो भी कोण दिखा दे बराबर तो मेरा त्रिभुज जो है ना समरूपता हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा 3 है और इसी का जो है ना AAA जो कि अगर 2 भी कोण हम बराबर दिखा दें तो मेरा त्रिभुज आकृतियाँ मेरा समरूपता हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। बताइए कि आकृतियों में कौन कौन सा युग में समरूप है। ये जो अपना आकृति दिया है ना, तो इनमें से जोड़ा जोड़ा आकृति दिया है, ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा है, उसी जोड़ा को जो है ना आपकी किताब में युग में बोला है। ठीक है, पेयर इंग्लिश में। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? जी हाँ, एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल A जो है ना P के बराबर, मतलब कि एंगल A का संगत कोण P है, B Q के बराबर, C R के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के। तो A यानी एंगल कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। ठीक है, ये जो मेरा निशान है ना, ये उल्टी S, ये मेरा समरूपता का निशान है। ठीक है, सर्वांग समता का निशान कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से 2 लकीर रहेगा, उसके ऊपर उल्टा S, तो ये मेरा सर्वांगसम और ये मेरा जिसके नीचे 2 लकीर नहीं होता वो समरूप। तो मैंने देखा कि AA समरूपता कसौटी के तहत त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, तो पहला जो युग में मेरे को दिया था ये मेरा समरूपता है। चलो ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ABC त्रिभुज PQR, क्या ये समरूप है? कौन तो है नहीं, चलो कौन से कोई मतलब नहीं, 3 चीज़ होता है, इसको याद रखिएगा, AA SSS और मेरा सास। ठीक है, तो ABC और PQR में ये AB का संगत QR, चलो AB का संगत मेरा QR जो कि 2/4 के रूप में दिया है। इसी तरह से AC मेरा, AC का डबल PQ, AC PQ जो कि मेरा 3/6 के रूप में दिया है। इसी तरह से BC
बी सी मेरा, मैं यहाँ पे लिख दूँ बी सी पी आर डबल है ना, डबल डबल है, ए बी का डबल क्यू आर, ए सी का डबल पी आर और बी सी का डबल क्यू आर, यानी कि ये मेरा है 2.5/5, ठीक है। तो जब इसको काट दोगे 2 के 2, 2 दूने 4, 3 के 3, 3 दूने 6, और जब इसको पॉइंट हटाओगे तो 0, 25 के 25, 25 दूने 50। तो हम देखें कि इनके इन दोनों ही त्रिभुजों के जो संगत भुजा है वो 1/2 है, ए बी और क्यू आर जो है ना 1/2 है, ए सी और पी क्यू जो है ना 1/2 है, बी सी और पी आर 1/2 के अनुपात में है। तो हम कह सकते हैं कि एस 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 समरूपता कसौटी से, एस 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, एस 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा मिटा दूं। अब इसको देखते हैं, एल एम पी त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ, क्या ये दोनों समरूप हैं? चलो देखते हैं। ये एम पी का डबल 4, हाँ एम पी बाई पी ई होगा, है ना, डबल डबल दिख रहा है, बराबर एल पी का डी एफ, एल पी का डी एफ जो कि 3 और 6 दोगुनी में दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से बचा क्या एल एम का ई एफ, क्या ये दोनों डबल में है? क्या ये दोनों 2.7 और ये 5 डबल में है? तो नहीं है, तो यहाँ पे कट जाएगा। तो इस तरह से मेरा हम कह सकते हैं कि ये जो है ना 2/4, ये 3/6 और ये मेरा बराबर नहीं होगा 2.7/5। 2 के 2, 2 दूने 4, 3 के 3, 3 दूने 4, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं होगा 27/50, जो कि कटेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों युग्म है, ये मेरा दोनों युग्म में समरूपता नहीं है, ठीक है। समरूपता क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही एस मिल रहा है, जबकि हमको 3 एस चाहिए समरूपता दिखाने के लिए, 3 ए चाहिए और एस चाहिए। तो उन तीनों ही नियम में से, तीनों ही समरूपता कसौटी में से एक भी जो है ना यहाँ इस कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूपता नहीं है। चलो इसको चेक करते हैं। ये 4 नंबर ना, हाँ ये 4 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना। नहीं ये वाला MNL त्रिभुज, MNL व त्रिभुज PQR में, है ना, हम चेक कर रहे हैं। ये मेरा कितना है? अच्छा, MN 2.5 का डबल 5, यानी MN बाय होगा PQ, ठीक है। इसी तरह से ML QR के अनुपात में होगा, है ना, दोनों का 2.5/5 और ये है मेरा, ठीक है। इस तरह से ये कोण मेरा एंगल M बराबर है एंगल Q, दोनों ही मेरा 70 है, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे 25 के 25, 25 दूने 50, 5 के 5 दूने, तो 1/2 बराबर 1/2 और साथ में एंगल M बराबर एंगल Q बराबर 70 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड यानी SAS, यहाँ पे देखो ये SAS कोण S, यहाँ पे SAS, तो SAS समरूपता कसौटी से ये दोनों युग में भी मेरा समरूप है, ठीक है। अगला नेक्स्ट DEF, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2.5, इसका डबल 5 होता है। चलो 2.5 AB बाई DF, ये एक मेरे को S मिल गया, ठीक है। साथ में कोण भी है ना, कोण भी है 80 है। एंगल A बराबर है एंगल F, दोनों मेरा 80 डिग्री, यहाँ से मेरे को A मिला। और BC ये EF के अनुपात में है ना, ये 3/6, 2.5/5 बराबर 3/6 है। जब काटेंगे तो 1/2 आया, 1/2 बराबर 1/2, साथ में एक एंगल भी है, यानी SAS समरूपता कसौटी से क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो SAS तो दो भुजाओं के अंतर्गत जो कोण होता है ना, जो दो भुजाओं के अंतर्गत कोण होगा उसी को हम लोग SAS कहते हैं। आप समझो कि दो भुजा, ये भुजा ये भुजा, दो भुजाओं के अंतर्गत, दो भुजाओं के अंदर का जो कोण होगा उसको हम लोग बोलेंगे SAS। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो भुजा है, ये एक भुजा है और ये एक भुजा दिया हुआ, तो क्या ये और ये इस दोनों भुजाओं के अंतर्गत बीच वाला, इस भुजा और इस भुजा के बन रहा, इस भुजा और इस भुजाओं से जो बनने वाले कोण है, क्या ये वाला 80 दिया है? नहीं दिया है। तो हम कह सकते हैं कि SAS मेरा समरूपता कसौटी जो है ना, जो कि यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज मेरा समरूपता नहीं होगा। ठीक है, फिर से समझो। SAS इसका डेफिनेशन क्या है कि दो भुजाओं के अंतर्गत जो कोण बनता है, दो भुजा है ना, ये एक भुजा ये एक भुजा, इस भुजा और इस भुजा के अंतर्गत अंदर में जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे हम लोग SAS। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि SAS यहाँ तो ठीक जो है ना वो कंडीशन फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे SA और ये वाला कंटिन्यूसली नहीं है। ठीक है, SA ये नहीं है, छोड़ दिया, ये है। इधर से अगर हम जाए तो S तो अंतर्गत नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ना SAS को फॉलो नहीं कर रहा है। AA तो होगा ही नहीं, SS भी नहीं होगा, तो ये दोनों त्रिभुज मेरा समरूपता नहीं होगा। चलो इसमें देखते हैं, ये मेरा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जरूर रहता है। ये 80 है, ये 80 है, ये 70 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी नहीं पता। तो हम जानते हैं कि कौन ए अगर हम दो भी ए दिखा दें तो मेरा दोनों त्रिभुज समरूपता हो जाएगा। तो चलो ऐसा करते हैं, इस त्रिभुज में जो छूटा है ना, या इस त्रिभुज में जो छूटा है कोई भी त्रिभुज, तो इसी त्रिभुज को लेते हैं। इस त्रिभुज में जो कोण नहीं पता उस कोण को निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में तीन कोणों का योग हम जानते हैं 180 होता है। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर 180। ये मेरा एंगल D 70 प्लस 80 प्लस एंगल F बराबर 180। तो एंगल F बराबर 180 माइनस ये दोनों उधर जाएगा, तो ये हो गया मेरा 70 और 80 150 उधर जाके प्लस में था, उधर जाके माइनस में। तो F बराबर 80 से 50 घटा दो 30, तो ये कोण मेरा है 30, ये कोण मेरा 30 है। तो हम देखो यहाँ पे एंगल E का संगत कोण एंगल Q बराबर है, यानी एंगल E बराबर है एंगल Q के, साथ में एंगल F बराबर है एंगल R के। तो A समरूपता कसौटी से जो है ना ये दोनों त्रिभुज मेरा समरूप है। अगर आप चाहते हो कि इसको भी निकाले तो निकाल लो, इसको जब निकालोगे तो ये कितना होगा, 70 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्लियर हुआ, और यहाँ से 1 नंबर पक्का रहता है। तो आप ज़रूर जो है ना इसको, अगर कोई भी डाउट हो, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए यार, इतना बढ़िया से समझा रहा हूँ आपको, इतना क्लियर से। और अभी भी अगर आपको डाउट है ना तो चुल्लू पर पानी लो, उसको जो है ना, समझदार हो आप, पूरा ठंडा करके जो है ना सर में ले लो, ताकि उससे आपका सर का गर्मी निकल जाए और जो है ना आप बढ़िया से समझने लगे उसके बाद।